अमित शाह ने यहां से यह भी कहा कि फोटो सेशन चल रहा है पटना के अंदर और वो दोनों बातें कह रहे हैं कि आपकी एकता हो नहीं सकती और हो भी गई तो कितने दिन चलेगी और एक साथ होकर कितने भी दल आ जाए नरेंद्र मोदी को आप हरा नहीं सकते हैं। और लड़ाई तो देखिए प्रधानमंत्री बनाने की है, प्रधानमंत्री की कुर्सी की ही लड़ाई है और जितने नेता वहां बैठे हैं कहीं ना कहीं आकांक्षा सबके दिल में है। कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, कल तक उनके नेताओं ने पटना में यही बात कही। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए सवाल ये है कि इन सबको मालूम है कि विपक्षी एकता जिस तरह की 77 में हुई या 89 में हुई उस तरह की होने की संभावना नहीं है। उसका कारण मैंने बताया कि उस समय मल्टी स्टेट पार्टीज थी जिनका कुछ का विलय हुआ, कुछ साथ आए जी। लेकिन अभी क्यों मिल रहे हैं? एक संदेश देने की, एक माहौल बनाने की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराया जा सकता है। हारेंगे नहीं हारेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि अगर लड़ाई से पहले ही ये माहौल बन गया कि हम हार चुके हैं तो फिर तो लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये जो 1-1.5 महीने पहले शरद पवार ने जो बात कही थी कि मिलना तो चाहते हैं लेकिन उसके आगे उसकी जो निटी-ग्रिटी है उस पर तो कोई बात ही नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं तय होगा, और उनका सबसे महत्वपूर्ण है सीटों के बारे में फैसला, जब तक वो नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं। असल मुद्दे की बात तो वही है। असल मुद्दे की बात वही है। बाकी मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, वो सब ठीक है। आप बताइए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और ये जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, आशंका जो क्षेत्रीय दल हैं उनके मन में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जो बढ़ेगी पहले वो अपना वोट लेकर बढ़ेगी जो क्षेत्रीय दलों के पास है। तो आशंका, जैसे जो अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या बीआरएस बोल रही है या आम आदमी पार्टी बोल रही है, उनको मालूम है कि कांग्रेस के बढ़ने का मतलब है उनका संकुचन, उनका जनाधार, उनके जनाधार का कम होना। तो सब कांग्रेस को कम से कम पर रोकना चाहते हैं, ये कम से कम सीटें लड़े, कम से कम जीते। कह रहे हैं कि अगर सबका सर्वाइवल होना है तो कांग्रेस सेक्रीफाइस करे। कांग्रेस जो है वो अपनी ओर से जो है वो कम से कम सीटें लड़े, जहां हम मजबूत हैं जिन राज्यों में वहां हमारे ऊपर छोड़ दे। बाकी जो जगहों पर जो है बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी लड़े, जिनमें ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं जहां सीधी लड़ाई है, या फिर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है। लेकिन इसमें जो लोग शामिल हैं विपक्षी एकता में नहीं है, जैसे उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश है, इस तरह के जो राज्य हैं वहां पर कांग्रेस लड़े, उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वहां पर कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस का जनाधार ही नहीं है, चाहे उड़ीसा हो चाहे आंध्र प्रदेश हो। तो मुश्किल ये, अब जैसे तेलंगाना में कर्नाटक के चुनाव के बाद तेलंगाना की स्थिति बदली है। बीजेपी नंबर 2 पर जाती हुई दिख रही थी, अब लग रहा है कांग्रेस नंबर 2 पर रहेगी। मुस्लिम वोट खिसकेगा तो कहां से आएगा? बीआरएस से आएगा। तो चिंता बीआरएस को है। इस गठबंधन से बाहर वो इसीलिए हुए जी, उनको मालूम है कि अपना घर अगर नहीं बचाया तो राष्ट्रीय एकता। और अभी आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे पहले, ओम प्रकाश राजभर का एक स्टेटमेंट आया है इस विपक्षी एकता पर। अभी प्रदीप जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं कि मायावती जो है वो भी इस विपक्षी गठबंधन में शामिल हो, एकता का हिस्सा बने। सुनिए जरा। देखिए, अच्छी अगर वो एग्री नहीं होती है तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तब उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात आती है। जो नेता जैसे माने उसको वैसे मना लेना चाहिए। मनमानी बात होगी तो कैसे मनमानी बात होगी? सभी दल के लोग देश का विकास चाहते हैं। सभी दल के लोग सीबीआई से डर से गोलियां रहे हैं, यही ना बता रहे हैं नेता लोग। तो कहाँ अलग अलग विचार हैं? सबकी तो एक ही बात है। लगता है कि अभी जो 20 पार्टी मिली से पहले बिखराव इसमें देखने को मिल जाएगा। कोई नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल ने जैसे अभी सेंट्रल ऑर्डिनेंस के ऊपर कहा कि कांग्रेस मेरा समर्थन करे तो ठीक है, वरना हम वॉकआउट कर जाएंगे। वो एक पॉलिटिकल जो उनका एजेंडा है वो भी इसके जरिए अपना पूरा करना चाहते हैं। क्या लगता है कितना ये चीज सही है? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा अलग हो सकता है और चुनाव का एजेंडा अलग हो है। नहीं, देखिए, अगर एक जगह बैठ रहे हैं 20 लोग, तो किसी को कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए दवाई बननी चाहिए ना। मतलब कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए। बिल्कुल। अब वहाँ बैठ रहे हैं, बैठ करके बातचीत होगी तो उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, हल निकलेगा। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं कि पीडीए भारी पड़ेगा एनडीए पे। अब उनका पीडीए का जो अर्थ वो समझा रहे हैं
तो समझ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। नहीं, वो जो समझा रहे हैं तो हमारे समझ से तो वहाँ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर जरा सा भी सूझबूझ हो तो दल छोड़ के चले जाना चाहिए था। अब वहाँ नहीं रहना चाहिए। जब वहाँ पीडीए की ज़रूरत है तो सामान्य वर्ग की क्या ज़रूरत है? और आज पीडीए दर्द आ रहा है। कल नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार नहीं याद आया? जाट गुजर याद नहीं आया? तब कहाँ थे? जब सत्ता 5 साल खुद चलाए तब याद नहीं आया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना? तब याद नहीं आया कि हम 27% आरक्षण को बांट करके सबको हिस्सा दें? आज पीडीए याद आ रहा है। तो भाई अब उनका विषय है, हमारा विषय है कि अब ओम प्रकाश राजभर इस वक्त कहां खड़े हैं ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी योगी जी से उनकी मुलाकात हो रही थी थोड़े दिनों पहले, माना जा रहा था ये एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आज वो विपक्षी एकता के लिए भी उनका दिल धड़कता है, ऐसी बातें भी कर रहे हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। विनोद जी, कहां दिखाई दे रहे हैं आपको ओम प्रकाश राजभर? उन्होंने एक बात ये कही कि बैठे हो तो फिर जिसका दर्द है वो भी दूर करो। नहीं, ये मैं भी पूछना चाह रहा था कि ओम प्रकाश जी इस समय कहाँ हैं? वो विपक्षी एकता की हम लोग भी बात कर रहे थे ब्रेक में कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जब गाड़ी चलने लगती है तब लटक करके चढ़ते हैं उसमें, जैसा होता है ना कुछ लोग, कुछ मुसाफिर। तो ओम प्रकाश राजभर हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, ये उस तरह के नेता हैं कि जब गाड़ी चल दे और उन्हें अंदाज लग जाए हाँ गाड़ी वाकई अब चल पड़ी है तो उस पर चढ़ते हैं। अभी तक ओम प्रकाश राजभर जी बड़ा चैलेंज कर रहे थे अखिलेश यादव को लेकर कि ये तब कहाँ थे, 5 साल सत्ता में रहे। अरे भाई 2022 में जब आपने उनसे गठबंधन किया था तब ये सवाल पूछे थे कि अखिलेश यादव से? इन्होंने आज पूछ रहे हैं। तो ये नेताओं की जो अवसरवादिता है कि जब आप साथ हैं तो सारे खून माफ, जब आप अलग हैं तो आप सारे याद दिलाते हैं, ये राजनीति की सबसे बड़ी अवसरवादिता है। एक बात मैं बताऊं, देखिए 89 में जब गठबंधन हुआ था तो जनता दल के भीतर भी घमासान था। मतलब जो टीडीपी, डीएमके, ये पार्टियां तो क्षेत्रीय पार्टियां थी, तो साथ थी राष्ट्रीय मोर्चे के रूप में, नेशनल फ्रंट नाम था उसका। जनता दल जो मिल के बना था, इसमें अजीत सिंह भी शामिल हुए थे, देवीलाल का लोकदल भी शामिल हुआ था, रामकृष्ण हेगड़े और इनका देवगौड़ा भी शामिल थे। तो वहां स्थिति इतनी अंदर घमासान था, वीपी सिंह, चंद्रशेखर एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। अच्छा देखिए, लालू यादव जी अभी अभी पहुंचे हैं बैठक के लिए। पता नहीं, जब मैं बोलता हूं तो कोई नहीं फोटो आई जाती है। चलिए आप बोलिए। तो मैं कह रहा था कि उसमें जो है एक एक सीट पर देवीलाल, अजीत सिंह भिड़े हुए थे, यूपी और हरियाणा की सीट पर, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये लड़ाई तो आखिर तक गठबंधन में चलती रहेगी, सीटों के बंटवारे को लेके, प्रत्याशियों को तय करने को लेकर के। गाजियाबाद की सीट को लेके अजीत सिंह अड़ गए थे और केसी त्यागी के लिए देवीलाल ने वीटो कर दिया था। ये सब चीजें सामने हैं। उस समय हेगड़े और देवगौड़ा एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं थे जी। तो ये वो जनता दल के भीतर भी तस्वीर के लिए रोक रहा हूं एक बार, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर लगी। राघव चड्ढा बाहर खड़े थे, ऐसा लगा जैसे वो मेजबान हैं और उन्होंने कहा कि आप अंदर आइए। उमर अब्दुल्ला वहां पर आए, सीताराम येचुरी पहुंचे वहां पर। ये देखिए राघव चड्ढा की तस्वीर आप देखिए, वो लेफ्ट के नेता हो, उमर अब्दुल्ला हो, सबको अंदर लेकर के जा रहे हैं। वो ये कुछ उस तरह से है जैसे जब चुनाव होता है तो वोट डालने जो जाते हैं ना, तो एजेंट खड़े होते हैं पार्टी के कि जरा हमें वोट दीजिएगा, तो अंदर कहीं जो अध्यादेश पर वोटिंग होने लगे तो बाहर पहले तो बाहर पहले से भाई हमारे मुद्दे पर आप वोट दीजिए। ममता बनर्जी की पहुंचने की तस्वीर भी देखिए और उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनको भी नमस्कार कर रहे हैं राघव चड्ढा। बात आपकी सही मालूम पड़ रही है, कहीं ये अध्यादेश वाले कॉज के लिए लॉबिंग तो नहीं है? वही मुझे लग रहा है, जैसे हम लोग वोट डालने जाते हैं, आप प्रेस क्लब में चुनाव होता है तो वहां भी देखिए पर्चा पकड़ाते हैं लोग आखिर तक। नहीं, उनको कुछ लोगों को मालूम होता है, कैमरे का एंगल पता होता है, कैसे मतलब दिखाई दें। वो भी हैं भाई, वहां तो दिखाई दे रहे हैं केजरीवाल और भगवंत मान। इसलिए खड़े थे वो, असल में इंतजार कर रहे थे। वैसे वो इंतजार ही नहीं कर रहे थे, ये बात अब स्पष्ट हुई। वो इंतजार कर रहे थे कब हमारे नेता पहुंचे और हम उनको लेकर के अंदर जाएं। और इनके बारे में अभी बहुत कुछ चर्चाएं चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल जो बातें कही थी, आज वो क्या इस बैठक के अंदर भी कहते हैं? क्या उनकी वजह से पहली फॉल्ट लाइन जो है वो नजर आएगी हमें इस विपक्षी एकता की, जब दिल्ली के अध्यादेश का मुद्दा आता है? ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये 15 पार्टियों के नेता पहुंच गए। राहुल गांधी भी देखिए वहां पर जब पहुंचे हैं, उस वक्त की तस्वीर, एयरपोर्ट से पहले वो अपने पार्टी के ऑफिस गए थे और फिर वहां से अब वो मीटिंग के लिए पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ हैं। तो चर्चा भी आप लोग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी तो ये चाहती है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी पार्टी के नेता ये दावा भी करते हैं। प्रदीप जी, आपने कहा बाकी सारी पार्टियां ये होने से जितनी कोशिश हो करेंगे कि ये काम कम से कम ना हो पाए, और उनको सूट करता है कि एक बार फिर देश में कोई देवेगौड़ा उभरे, कोई गुजराल साहब उभरे और किसी और का नंबर लगे। नहीं, देखिए सब नहीं है, ऐसा है कि कुछ पार्टियां हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, और ये सार्वजनिक रूप से लोग अपनी राय जाहिर भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं कोई छिपी हुई बात है।
लेकिन बात दूसरी है, बात पार्टी के सर्वाइवल की है। प्रधानमंत्री कौन बने ये तो बात की बात है कि हमारी पार्टी का जनाधार इस विपक्षी एकता के कारण कम ना होने पाए। और लग रहा है कि भाई अगर सरकार बनती है, ऐसी नौबत आती है कि हम जीत जाते हैं और मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो जिसकी जितनी अंदर की तस्वीर, देखिए अंदर की तस्वीर भी आ गई जरा, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो मीटिंग रूम के अंदर सारे आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं और हाल फिलहाल के दिनों में बल्कि पिछले कुछ दशकों में शायद विपक्ष की सबसे बड़ी तस्वीर होगी जो आपको दिखाई दे रही है। इसमें भी नीतीश कुमार के साथ खरगे साहब और राहुल गांधी नेक्स्ट बैठे हुए हैं। एक तरफ लालू यादव हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे हैं। तो ये भी एक मैसेज है कि उस सेंटर का जो अट्रैक्शन, ये देखिए फोटो जिसमें नीतीश कुमार हैं, मल्लिकार्जुन खरगे हैं। प्रोमिनेंस की बात है। नीतीश कुमार तो आयोजक ही है ना। हाँ नहीं, तो उनके साथ आयोजक के बगल में बात मैं कर रहा हूँ कि उनके बगल में बैठना कांग्रेस का, उसकी बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार तो आयोजक हैं ही, वो होस्ट भी हैं इसके। तो सभी लोग करीब करीब जिनकी वो उम्मीद कर रहे थे वो लोग पहुंच गए हैं उसमें। सभी हेमंत सोरेन भी आ गए। देखिए शरद पवार, लालू यादव, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, चार एक आजू बाजू में बैठे हुए लोग हैं। ठाकरे दिख रहे हैं क्या? हाँ, उद्धव ठाकरे आ गए। उद्धव ठाकरे आ चुके हैं, आदित्य ठाकरे उनके साथ आए हैं। हाँ, वो तो दिख रहे हैं। उद्धव भी आ गए। उद्धव भी हैं, हेमंत अखिलेश सोरेन यादव भी नजर आ रहे हैं बैठे हुए। ये टोपी वाले, अच्छा वो हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, अखिलेश यादव हैं। उमर अब्दुल्ला, स्टालिन, हेमंत सोरेन। तो आपको सारे राज्यों के बड़े नेता जो हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ चेहरे इसमें नहीं हैं, उनकी भी बात करनी चाहिए। केसीआर इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, नवीन पटनायक ओडिशा से वो यहां पर मौजूद नहीं है। निमंत्रण भी नहीं दिया, निमंत्रण भी नहीं है। मतलब आप जब बात इतने सारे नेताओं की कर रहे हैं, नवीन पूरी पटनायक गैलेक्सी नवीन पटनायक को विपक्ष को माने या सत्ता पक्ष माने, उनको निष्पक्ष माने। वो ना इधर है ना उधर, ना वो बीच में है। और जगन मोहन रेड्डी की एक व्यवस्था है कि उनको रहना ही उस पक्ष के साथ है जो सत्ता में हो। उमर अब्दुल्ला की तस्वीर हम देख रहे हैं। इनका बड़ा स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले कि भाई हमारी छोड़िए, बड़े नेता पहले बड़े पार्टियां तय करें आपस में, ये कब मिलेंगे, क्या बात करेंगे आगे, हम तो छोटे दल हैं, हमारे होने ना होने से जम्मू कश्मीर की दोनों बड़ी पार्टियां साथ में। जो डर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में है, उसी डर के कारण इस खेमे में नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी नहीं आ रहे हैं। नवीन पटनायक को मालूम है कि अगर इस खेमे में चले गए तो उनके वोटर जो हैं उनका एक हिस्सा बीजेपी के साथ चला जाएगा। इसी तरह से जगन को लग रहा है कि भाई कांग्रेस का ही तो वोट जनाधार जो है लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर कांग्रेस से अलायंस कर लेंगे तो जिन लोगों ने कांग्रेस के विरोध में हमको खड़ा किया वो हमारे साथ क्यों रहेंगे। तो ये सब मामला कुल मिलाकर पार्टियों के अपने सर्वाइवल का है। एक एक राज्य की पार्टियां हैं, दो पार्टियों को छोड़ दें, कांग्रेस और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी को, तो सब एक राज्य की पार्टियां हैं। फिर कह रहा हूं कि अगर इस गठबंधन में, इस सम्मेलन में मायावती होती तो वो तीसरी मल्टी स्टेट पार्टी वाली नेता होती। नहीं, लेफ्ट की जो सीपीएम में जो है, लेफ्ट भी है, भले उसके वो ना हो लेकिन उसका प्रभाव तो लेफ्ट लेकिन आज वो प्रभाव नहीं है। हाँ, वो नहीं है दौर में कैसे हाँ, जो 89 में था या 96 में था, भाई वो प्रभाव नहीं है। पश्चिम बंगाल जहां 34 साल राज किया, एक एमएलए नहीं है, तो लेफ्ट का क्या मतलब है। लेकिन केरल में जो है वो लेफ्ट की बजाय पिनराई विजयन की सरकार है, उन्हीं की पार्टी है, वो जो चाहते हैं उस तरह से चलता है। लेकिन वोट तो है उनका। देखिए जिस तरह से मायावती का भी वोट, मायावती का भी तो एक एमएलए है उत्तर प्रदेश में, अगर उस गणना से देखें तो वो वोट जो है, वोट 12.5% वोट तो है। वोट तो लेफ्ट का भी हर जगह है, चाहे 4% हो, 5% हो, 6% हो, लेकिन त्रिपुरा में भी है, बंगाल में भी है, केरल में भी है और बिहार में भी है। तो ऐसा नहीं है। अरे बात कांग्रेस पार्टी के आगे बढ़ाते हुए, चूंकि अभी आपने ये भी याद दिलाया, दिखाया तस्वीरों में कि नीतीश कुमार के बिल्कुल बगल में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी ओर लालू यादव हैं और उसके बाद फिर राहुल गांधी भी वहां पर उनके साथ ही बैठे हुए हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी से हर व्यक्ति चाहता है कि अपने राज्य में दूरी भी बनाए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए क्या वाकई बहुत पशोपेश की बात है? विजय जी, कांग्रेस पार्टी को भी तो अपनी ताकत मालूम है कि मेरी उत्तर प्रदेश में क्या ताकत है, मेरी बिहार में क्या ताकत है और बंगाल में क्या ताकत है, और जहां अलायंस है, महाराष्ट्र में है तो है, वहां उसकी कुछ क्षमता है। तो क्या तो वाकई उतनी उलझी हुई जरूरत है कि कांग्रेस जो है इस पूरे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी भारतीय जनता पार्टी के बाद भले ही आम आदमी पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका वजूद सबसे ज्यादा है, तो उसी को सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा।
क्योंकि जो 1-on-1 का फार्मूले पर चर्चा हो रही है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सीट पर एक ही उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उसमें सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कांग्रेस को करना पड़ेगा। मेरा सवाल एग्जैक्टली यही है, लेकिन क्या वो सेक्रीफाइस है सही मायनों में? आप यूपी में कांग्रेस पार्टी 80 सीट लड़ ले, आई तो एक सीट। सही बात है, सेक्रीफाइस जहां करना है वहां ऑलरेडी सेक्रीफाइस है। आपको देखने में लगेगा कि अरे भाई आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप जहां सेक्रीफाइस करना है, 75 सीट कांग्रेस नहीं लड़ रही। देखिए मुख्य समस्या कांग्रेस की क्या है, पंजाब और दिल्ली। बाकी उत्तर प्रदेश में सेक्रीफाइस्ड है, बिहार में सेक्रीफाइस्ड है, बंगाल में सेक्रीफाइस्ड है, तो इन राज्यों में, तमिलनाडु में सेक्रीफाइस्ड है कम। तो लेकिन दिल्ली में लेकिन आज हमको लग रहा है बने नहीं रहना चाहती। जी मैं कह रहा हूँ दिल्ली की बात हम चर्चा कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं। दिल्ली का पिछला चुनाव देखिए 2014 का, 2019 में आम आदमी पार्टी से बहुत आगे कांग्रेस, वही मैं कह तो रहा हूं, इसलिए वहां पे सेक्रीफाइस करना, वहां सेक्रीफाइस करना, तो वहां कितना सेक्रीफाइस कर सकते अरे हैं। सीट शेयरिंग में इन बातों का भी ख्याल रखा जाता रहा है और रखा जाएगा कि भाई वही रखा जीतने जाएगा। वाली बात नहीं, नंबर 2 कौन था, नंबर 3 कौन वही था। झगड़ा है, उसी पर किस तरह से बात चलेगी। पंजाब में वही 9 सांसद हैं उसके 2019 में, तो कैसे सेक्रीफाइस कैसे करेंगे और उसको आगे चलकर ये सारा ही जो झगड़ा है उसको कैसे अभी सुलझाया महाराष्ट्र जाएगा, का कैसे मुद्दा निपटाया है, वहां जाएगा। कांग्रेस कितनी सीटें महाराष्ट्र में लड़ेगी कितनी अघाड़ी जाएगी? के साथ मिलकर के, क्योंकि उसका एक एमपी है खाली। क्योंकि राजस्थान में कोई परेशानी नहीं है कि राजस्थान प्रदेश में तो नहीं है, भारतीय जनता गुजरात पार्टी में के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ही है अकेले, या छत्तीसगढ़ होगा या मध्य प्रदेश होगा तो हिमाचल वहां पर है। उस तरह के, हिमाचल है तो वहां पर कोई परेशानी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है ये गुजरात में एक इशू हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को चाहे बैठना पड़े। एक आध सीट एक आध, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा मुद्दा नहीं है। और 200 सीटें जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार नंबर 2 थी, लेकिन वहां पे 17 ही सीटें जीती है वो 192 में से, ऐसा नहीं है कहने के लिए। तो इसलिए लेकिन उसको नंबर 2 देखना, का क्लेम तो उसका रहेगा, नंबर 2 का क्लेम है, लेकिन दूसरा उसको कोई है समझना नहीं चाहिए कि ना नंबर 2 पर यदि उसकी मदद से नहीं, उसकी मदद से कुछ और जीत सकते हो। हाँ। दूसरी जो पार्टियां, जो ये विपक्षी एकता की जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल है वो है। लेकिन एक और समझने की बात है, हम इतना बड़ा सब कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात भी कर रहे हैं। स्मृति जी ने जो बात कही कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए उन्होंने मान लिया कि वो अकेले नहीं हरा सकती, ये बात सब ठीक है, लेकिन टारगेट इतना बड़ा नहीं है जिसको हमने इतना हाई फाई कर दिया। 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की आज, जी केवल 30 सीटें कम करनी है ना। अब अब आपने एकदम से इसको 15 पार्टियां, इतना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। ओवर सिंप्लीफाई नहीं, 15 नहीं, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है। 15 पार्टियां यदि 30 सीटें नहीं लड़ सकती, देखिए 30 सीटें कम करने से बात नहीं बनेगी। नहीं मतलब एक मोटे तौर पर देखिए, यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें से 4-5 चले जाएंगे, उधर ही चले जाएंगे। नहीं, वो तो अलग होगा कि कब क्या होगा। नहीं नहीं, देखिए व्यवहारिक देखिए, यदि राजनीति कोई के भारत- कम से कम 100 सीटें कम करनी पड़ेगी, हाँ, तब 100 बात। सीटें, मैं कह रहा हूँ कि वैसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस में हम देखें कि वो 30, 40, 50 सीटें कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। यदि 15 पार्टियां मिल रही हैं और 11 राज्यों में उनकी सरकारें भी हैं, तो अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो फिर तो लड़ाई लड़ने के लिए करना पड़ता है ना। अच्छा, देखिए, पर हमेशा इसमें बात वही है जो यहाँ हो रही पिछले थी। विनर्स होते हैं वही हारते हैं ना, तभी रिकॉर्ड बनते हैं। अभी जो बात हुई थी कि भाई ये सारे लोग जो हैं अलग अलग राज्यों के लीडर्स हैं, अलग अलग राज्यों में तो इनका अपने जनाधार राज्यों में है। अपनी ताकत बढ़ा लें। इसमें राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सर, है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपनी 5 सीटें बढ़ा ले, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 5 सीटें बढ़ा ले, तो फर्क पड़ जाएगा, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए इतना मुश्किल भी काम नहीं है। महाराष्ट्र बशर्ते बढ़ है जाए। कि आप, महाराष्ट्र है, बिहार बढ़ जाएगा। बिहार है, तो इस तरह से यदि ये 40-48 सीटें जोड़ने की बजाय आप पहले उन 200 की बात कीजिए ना, जहां कांग्रेस पार्टी हारती है भाजपा से, वो अगर कांग्रेस पार्टी जीत ले तो हाँ, वो भी तो तो वो भी है ना, तो कांग्रेस को भी अपनी कम होंगी ना। ताकत कम होंगी ना। तो इसलिए इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन बशर्त कि आप उस ताकत से, उस जुनून से, उस और उस शिद्दत ईमानदारी से। और उस ईमानदारी से चुनाव लड़ें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईमानदारी और जुनून की है। अगर वो नहीं कर रहे, देखिए ईमानदारी, 404 जुनून, सीटों से भी कांग्रेस हारती है ये ना। सब भाषण की बातें हैं, ये सुनने में अच्छी लगती है। सवाल ये है कि कौन सी पार्टी है जिसमें अपना वोट ट्रांसफर कराने की ताकत है। ऐसी कौन सी पार्टी है आप बताइए। उत्तर प्रदेश में लेकिन सर- कांग्रेस और सपा का अलायंस हुआ, बसपा और सपा का अलायंस हुआ। कर्नाटक में 2019 में कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस हुआ। जब तक वोट ट्रांसफर कराने की ताकत नहीं होगी जी अलायंस पार्टनर्स में, ठीक, तब तक उस अलायंस का कोई मतलब नहीं होता और है। वो वोट ट्रांसफर कराने के लिए वोट होना भी चाहिए उस राज्य पे। एक नहीं, छोटा सा ब्रेक, असेंबली सर, इलेक्शन मजबूरी है, ब्रेक के लिए रुकना असेंबली पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कहानी में कुर्सी वोट का ट्रांसफर मुश्किल वक्त काम शुरू होने जा रहा है, 1 बजने जा रहा है, तो हम लौटते हैं हमारे मेहमानों के साथ। लेकिन ये बड़ी तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है, सारे विपक्षी नेता, बड़े दलों के नेता एक मंच पर मौजूद हैं, आज एक कमरे के अंदर मौजूद हैं। अब यहां से आगे क्या बात बढ़ती है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। फौरन लौटते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।